नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आयुष्मान भव में। मैं हूं प्रीति सिंह। भागती दौड़ती हमारी जिंदगी और इस दौड़ भाग में नजरअंदाज होती हमारी सेहत, लेकिन हम आयुष्मान भव के जरिए आपको अपनी सेहत के प्रति जवाबदेही और जिम्मेदारी याद दिलाते रहेंगे। और आज के अंक में हम जिस समस्या की बात करने जा रहे हैं वो आज के दौर में युवाओं और फिट दिखने वाले लोगों को भी गिरफ्त में ले रही है। आज बात करेंगे दिल की सेहत की। क्या आपने सोचा है कि आपकी लाइफस्टाइल आपके दिल को कितना परेशान कर रही है? विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक हृदय रोगों के कारण अब दुनिया में पहले से कहीं ज्यादा लोगों की मौत हो रही है। हार्ट डिजीजेस के चलते हर साल दुनिया में करीब 2 करोड़ लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं और कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस इसकी बड़ी वजह है। इनमें हर 5 में से 4 मौत हार्ट अटैक के कारण हो रही हैं। तो अगर आप भी अपने और अपने परिवार के सदस्यों की दिल की सेहत को दुरुस्त रखना चाहते हैं तो आज का आयुष्मान भव आपके लिए है। हमें कॉल कीजिए और खास तौर से हार्ट अटैक से जुड़ी अवेयरनेस बढ़ाने के लिए अपने मन में आने वाले सभी सवालों के जवाब हमसे लीजिए, क्योंकि आपके सवालों के जवाब देने के लिए 3 अलग अलग पैथी के स्वास्थ्य विशेषज्ञ आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। स्टूडियो में मेरे साथ हैं डॉक्टर सिमी मनूचा, डायरेक्टर कार्डियोलॉजी एकॉर्ड हॉस्पिटल। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर मनूचा। मेरे साथ हैं डॉक्टर संतोष भत्तेड़, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पंचकर्मा, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर साहब। साथ ही मेरे साथ होम्योपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवीण ओबरॉय जुड़ी हुई हैं, जो कि डिप्टी डायरेक्टर जनरल हैं सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी। शुक्रिया हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए आप तीनों का। और धीरे धीरे हम देखें तो हम ऐसी बीमारियों की गिरफ्त में दाखिल हो रहे हैं जिनकी वजह से हमारी जान पर बन रही है, और दिल से जुड़ी बीमारियां और हार्ट अटैक का जोखिम भी जानलेवा साबित हो सकता है। चिंता की सबसे बड़ी वजह यह है कि अब दिल की बीमारियां 14 साल की उम्र से ही शुरू हो रही हैं, लेकिन अगर हम जरूरी उपायों को अपनाएं तो दिल की सेहत को बिल्कुल ठीक रखा जा सकता है। दिल के दौरे का जोखिम दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक सभी को आज दिल की बीमारी से खतरा है। हार्ट अटैक दिल की बीमारियों में प्रमुख माना जाता है और दिल की बीमारियों में हार्ट अटैक का खतरा भी काफी बढ़ रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कोरोनरी हृदय रोग एक ऐसी बीमारी है जिसमें फैट या कोलेस्ट्रॉल हृदय की सतह पर कोरोनरी धमनियों के अंदर जमा होता है, जिससे धमनियां सिकुड़ जाती हैं और क्लॉटिंग होने लगती है। इससे हृदय में ऑक्सीजन युक्त रक्त का प्रवाह कम हो जाता है, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है और हृदय को गंभीर क्षति या अचानक मौत भी हो सकती है। ये प्रक्रिया अक्सर एक लंबे समय में धीरे धीरे विकसित होती है। हार्ट अटैक की स्थिति किसी भी व्यक्ति के लिए जानलेवा साबित हो सकती है, लेकिन अगर उपचार तुरंत मिल जाए तो व्यक्ति को बचाया जा सकता है। हार्ट अटैक के सामान्य लक्षणों की बात करें तो कोल्ड स्वेट, यानी शरीर से पसीना आता है लेकिन ठंड भी लगती है, थकान महसूस होना, सांस लेने में परेशानी होना, शरीर का भार कम महसूस होना, चक्कर आना, बाएं हाथ में दर्द, उल्टी महसूस होना, अपच की समस्या, सीने में जलन, ऐसे कुछ लक्षण हैं जो हार्ट अटैक की स्थिति आने की तरफ इशारा कर सकते हैं। हर व्यक्ति में हार्ट अटैक के लक्षण अलग अलग हो सकते हैं। कुछ लोगों में हार्ट अटैक के समय काफी तेज दर्द होता है, तो कुछ लोगों को हार्ट अटैक के दौरान दर्द कम होता है। कुछ लोगों को हार्ट अटैक बिना किसी चेतावनी के आता है, तो वहीं कुछ लोगों को हार्ट अटैक से पहले कुछ लक्षण दिखाई देने लगते हैं। इसी तरह कुछ लोगों को कुछ घंटे, कुछ दिन पहले या कुछ हफ्ते पहले से ही हार्ट अटैक के लक्षण दिखाई देते हैं। सीने में दर्द का कारण रक्त के प्रवाह में आई कमी होती है। हार्ट अटैक के कुछ कारण होते हैं जिन्हें जानना बेहद जरूरी है। हार्ट अटैक के प्रमुख कारणों में नसों में रक्त का जमा हो जाना होता है। ब्लड क्लॉटिंग एक खतरनाक समस्या है जो हार्ट अटैक को जन्म दे सकती है। इसके साथ ही हार्ट अटैक के कुछ और कारणों में उम्र का बढ़ना भी माना जाता है। हार्ट अटैक का एक कारण अधिक उम्र हो सकती है। पुरुषों में 45 साल से अधिक और महिलाओं में 55 साल से अधिक की उम्र में हार्ट अटैक या हृदयघात की संभावना बढ़ जाती है। मानसिक स्थिति के कारण भी हृदय को नुकसान पहुंच सकता है। कई मामलों में डिप्रेशन या तनाव के चलते भी हार्ट अटैक की समस्या देखने को मिलती है। जो लोग तंबाकू का सेवन करते हैं और सिगरेट और धूम्रपान करते हैं, ऐसे में उन्हें हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है।
मोटापा न सिर्फ हार्ट अटैक को जन्म देता है बल्कि इसके साथ ही ये व्यक्ति को अवसाद और अन्य बीमारियां भी देता है। वैसे तो वसा शरीर को ऊर्जा देता है, लेकिन अधिक मात्रा में लिया गया फैट या वसा नसों के किनारों पर जमने लगते हैं, जिससे नसें संकरी हो जाती हैं और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। आराम तलब जीवन शैली और फिटनेस की कमी हार्ट अटैक का बड़ा कारण बन सकते हैं। हमारे शरीर में होने वाली सभी प्रक्रियाएं सामान्य होना जरूरी है। अगर नसों में रक्त का प्रवाह धीमा या ज्यादा हो तो ऐसे में हृदय रोग की संभावना बढ़ जाती है, यानी हाई ब्लड प्रेशर भी हार्ट अटैक का कारण बन सकता है। जब कोई व्यक्ति मोटापे, हाई ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड शुगर की समस्या से लगातार जूझ रहा हो तो इस स्थिति को मेटाबॉलिक सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। ये स्थिति भी हार्ट अटैक का खतरा बढ़ा देती है। अगर परिवार के किसी सदस्य को पहले कभी हार्ट अटैक आया हो, ऐसे में अगली पीढ़ी में भी हार्ट अटैक की आशंका बढ़ जाती है। लेकिन समय रहते अगर छोटी छोटी बातों का ख्याल रखा जाए और डॉक्टरी सलाह ली जाए तो दिल के दौरे के खतरे से बचा जा सकता है। तो आप भी दिल की सेहत से जुड़ा, खासतौर से हार्ट अटैक से जुड़ा कोई प्रश्न करना चाहते हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। डॉक्टर मनोजा, आपसे शुरुआत करूंगी। अगर देखा जाए तो ये माना जा रहा है कि दुनिया में लोगों को हार्ट डिजीजेज होती हैं, लेकिन उससे अगर भारत की तुलना करें तो 10 साल पहले ही जो भारतीय हैं वो हार्ट डिजीजेज की चपेट में आ जाते हैं। क्या बड़ी वजह है? भारत में स्थिति इतनी गंभीर क्यों हो रही है? प्रीति, ये जवाब मैं देना चाहूँगी क्योंकि ये पाया गया है कि हिंदुस्तानियों में लगभग जो रिस्क है 3 टाइम्स ज़्यादा है हमारी वेस्टर्न पॉपुलेशन से। ये कुछ जेनेटिक्स की देन है कि हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो साइज़ में छोटी हैं। दूसरी जो चीज़ें पाई गई हैं इंडियंस में, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा, स्पेशली लाइपोप्रोटीन लिटिल ए जो होता है वो ज़्यादा पाया जाता है, जिसके कारण हार्ट की समस्याएं ज़्यादा होती हैं। इंडिया हमारा जो है अब डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन गया। बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हमें मिली हैं हिंदुस्तान से, बट अनफॉर्चुनेटली हमारा नाम फ्लैश हो रहा है एज डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो। डायबिटिक्स की मात्रा बढ़ गई है, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है। दूसरा देखा जाता है कि हिंदुस्तानी समहाउ हम लोग फूडीज़ बहुत हैं, खाना हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है, पर एक्सरसाइज एक एज के बाद हम लोग एक इसको असेंशियल पार्ट अपनी ज़िंदगी का नहीं मानते हैं। कुछ अवेयरनेस आई है, जो लेटेस्ट कोविड के 2 साल निकले हैं और लोगों ने बहुत अनफॉर्चुनेट सीन्स देखे हैं और यंग डेथ्स हुई हैं जो कुछ फेमस पर्सनालिटीज़ की हुई हैं, जिनमें आपने देखा होगा के वॉज वेरी रिसेंट, सिद्धार्थ शुक्ला है, पुनीत राजकुमार है, देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स। क्रिकेटर्स जो हमारे हैं जैसे सौरभ गांगुली है, सच अ फिट मैन, रेमो डिसूजा जो क्रिकेटर है, मतलब जो लोग फिटनेस के ऊपर इतना जिनका तवज्जो है, उन लोगों में भी हार्ट अटैक की बीमारियां आ रही हैं। सो इट इज़ बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग जो डॉक्टर्स हैं ये अवेयरनेस क्रिएट करें कि प्रिवेंटिव हेल्थ चेक बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ बाहर से बॉडी खूबसूरत लगना ही फिटनेस नहीं है। कार्डियक फिटनेस के लिए हम लोगों को अलग तरह से मेहनत करनी पड़ेगी और आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव ऑन योर पार्ट कि हम ये डिस्कस करें, ये अपने व्यूअर्स को गाइड करें कि कैसे हम लोग प्रिवेंशन पे काम करना चाहिए। तो इंडियंस बिसाइड जेनेटिक्स फिजिकल फिटनेस पे ध्यान नहीं है। खाने का हम लोगों को बहुत सारा, स्पेशली नॉर्थ इंडियन पॉपुलेशन जो हम लोग काफ़ी फ्राइड फूड कंज्यूम करते हैं। एक्सरसाइज और जो लेटेस्ट लाइफस्टाइल है, क्योंकि लग्जरीज हमारे पास बहुत सारी हैं और हम लोग अब बहुत आराम परस्त हो गए हैं, एक्सरसाइज नहीं करना चाहते, तो ये सारा सिनेरियो जो है क्लब करके इंडियंस में बहुत सारी कार्डियक प्रॉब्लम बढ़ गई हैं। ठीक है, एक पहले कॉलर जुड़ गए हमारे साथ कार्यक्रम के, सौरभ ने हमें उत्तर प्रदेश से कॉल किया है। सौरभ, शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्ते मैम, मेरी उम्र लगभग 22 साल है जी। मैम, कभी कभी कुछ ऐसी बातें होती हैं तो मेरे दिल का दौरा जो है बहुत तेजी से बढ़ जाता है, तो क्या ये हार्ट अटैक से रिलेटेड कोई समस्या है या इसका समाधान कुछ हो सकता है, योग या कोई डॉक्टर? जी सौरभ, जब आप कह रहे हैं कि आपका दिल तेज धड़कता है कभी कभी, कुछ ऐसा समय है या कुछ ऐसा काम आप करते हैं उस समय तेज धड़कता है, कुछ आप बता पाएंगे या कभी भी ऐसा होता है दिन में? जी मैम, कोई ऐसा नया काम है या किसी मतलब बहुत बड़े आपसे या मतलब कहीं ऐसे जगह फोन अगर कॉल या कुछ ऐसा मतलब करता हूँ तो पता नहीं क्यों अचानक से मतलब कंट्रोल नहीं रहता है, मतलब इतना डर भी नहीं लगती है, फिर भी अचानक मतलब दिल बहुत तेज से मतलब धड़कने लगता है। ठीक है, क्योंकि आपने योग की भी बात करी है सौरभ, तो मैं फिलहाल डॉक्टर भत्तेड़ से इस सवाल का जवाब लूंगी। ये एंग्जाइटी है या क्या है? क्योंकि आप चाहें तो कुछ और सवाल करना चाहें तो सौरभ से पूछ सकते हैं।
जी मैडम, एक्चुअली सौरभ जी, जैसा आपने बताया आपकी उम्र 22 वर्ष है और जब कोई एक विशेष सिचुएशन में आप पहुंचते हैं या किसी बड़े आदमी से बातचीत होती है या कोई ऐसी स्थिति में आप होते हैं तभी आपको हार्ट की गतियाँ बढ़ जाती हैं, जिसको हम पाल्पिटेशन कहते हैं और मेडिकल लैंग्वेज में इसको टेकिकार्डिया भी कहते हैं। तो वास्तविकता में जो आपकी उम्र है 22 वर्ष, मुझे ऐसा लगता है कि ये स्ट्रेस इंड्यूस्ड है, या जिसे हम सामान्य भाषा में एंग्जाइटी या तनाव कहते हैं, है ना। तो जब भी जिस भी परिस्थिति को आप जा रहे हैं, पहले अपने आप को, मन को तैयार करना है कि भाई मैं ऐसे ऐसे अधिकारी से बात कर रहा हूँ और ये स्थिति में बात करना है। मुख्यतः इस उम्र में जो होना है वो टेंशन रिलेटेड ही है। फिर भी आप एक बार, क्योंकि पाल्पिटेशन होना, हार्ट की गति बढ़ना, इसके लिए एक एनीमिया एक बहुत ही सामान्य बीमारी है जहां खून की कमी होना तब भी ये बढ़ सकता है। तो आपका अपना खून की जांच करा ले, जिससे आपको ये पता चल सकता है कि भाई खून की कमी तो नहीं है। तो वो तो सामान्य उपायों से आप ठीक कर सकते हैं। और रही बात योग की, तो आपको योग से बहुत लाभ हो सकता है। विशेष करके आप नियमित मेडिटेशन और थोड़ा सा अनुलोम विलोम प्राणायाम और विशेष करके एक शीतली प्राणायाम होता है, जिसको आप करने से काफ़ी हद तक हार्ट की गति को एक नियमित स्वरूप में लाने की प्रयत्न हो सकता है। और खान पान में विशेष करके फलों का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा। इससे जैसे आंवला का चूर्ण है, इसको आप ले सकते हैं। और सवेरे शाम हल्का सा 15-20 मिनट का वॉकिंग आप कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मेडिटेशन और सहज जीवन शैली को अपनाएंगे तो मुझे लगता है कि आप तनाव से मुक्त होंगे। तो ये आपकी पाल्पिटेशन की जो प्रॉब्लम है उसको आप निजात पा सकते हैं। बिल्कुल। एक और कॉलर हैं, केवल सिंह ने हरियाणा से कॉल किया है। केवल सिंह, शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। बताइए क्या सवाल है आपका। सर जी, मेरे को जो है हार्ट ब्लॉकेज है 95%। मैंने कराई थी एंजियोग्राफी और उसमें मेरा 95% हार्ट ब्लॉक बताया था कि आपकी सर्जरी होएगी। लेकिन मैं ये चाह रहा था कि आयुर्वेद या एलोपैथिक में कौन सा बढ़िया, जिससे मेरा जो है हार्ट का ऑपरेशन न हो, मैं वैसे ठीक हो जाऊँ। ठीक है, हम डॉक्टर से सलाह लेंगे। डॉक्टर मनोजा, क्या बताएंगे आप। केवल जी, आपने ऑलरेडी एंजियोग्राफी करा ली है और आपको ब्लॉकेज है, तो इसमें ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको सिम्टम्स क्या होते हैं, आपके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, आपकी एज ग्रुप क्या है। क्योंकि अगर ब्लॉकेज की समस्या है और आपको सिम्टम्स हो रहे हैं, जिसको कि कहते हैं कि अनस्टेबल एंजाइना, स्पेशली अगर आपको सिम्टम्स जो हैं रेस्ट पे हो रहे हैं या बहुत ही मिनिमल एक्टिविटी पे अगर तकलीफ हो रही है, सीने में दर्द हो रही है, तो डेफिनेटली इसका इलाज कराना चाहिए। और आई थिंक सिंगल वेसल डिजीज़ है, एक ही नस में ब्लॉकेज है, तो बहुत ही आसानी से इसको हम स्टेंट के माध्यम से ट्रीट कर सकते हैं। पर अगर ये आपने प्रिवेंटिव हेल्थ चेक कराया और रूटीन में ये समस्या पाई गई, आपको कोई भी सिम्टम नहीं है, तो डेफिनेटली आप दवाइयों की सहायता से अपना टाइम जो है इसको ऑब्जर्व कर सकते हो। और मीनवाइल आप अपनी बेटर हेल्थ के लिए फिजिकल एक्टिविटी ग्रेजुअली बढ़ा के इसको इम्प्रूव कर सकते हो। बट इफ़ यू आर सिम्टोमेटिक, मतलब अगर आपको तकलीफ हो रही है, मिनिमम एक्सर्शन पे या रेस्ट पे, और आपकी जो एज ग्रुप है वो भी आपने अभी बताया नहीं है, आपकी उम्र क्या है। अगर एज ग्रुप रिस्की वाले में है तो बेटर रहता है कि आप इसको ट्रीट करवा लें। ठीक है। विनोद ने कॉल किया है दिल्ली से हमें। विनोद जी, शुक्रिया कॉल करने के लिए। सवाल पूछिए आप। नमस्कार डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि मेरी माता जी की उम्र 65 साल है और उनको एक नस में 100% ब्लॉकेज डिटेक्ट हुआ था, तो उनको स्टंट पड़ा और डॉक्टर ने ये बताया था कि उनकी जो दूसरी नस है वो भी आई थिंक 35% के आसपास ब्लॉकेज है। तो उन्होंने बताया था कि ये बाद में जरूरत होगी तो इसमें हम स्टंट डालेंगे। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये बिना स्टंट डले वो उनकी उम्र 65 साल है, वो आगे का जीवन कैसे सहज जी सकते हैं, उनके लिए क्या उपाय है। ठीक है डॉक्टर प्रतीक, पहले मैं आप आयुर्वेद के नज़रिए से जानना चाहूँगी, जब स्थिति इस तरह की हो जाए तो आयुर्वेद कैसे मदद कर सकता है। हाँ, जैसा कि अभी विनोद जी ने बताया, उनकी माताजी की एज 65 ईयर्स है। ऑलरेडी एक में ब्लॉक होने के बाद उन्होंने सर्जिकल करेक्शन भी किया हुआ है। तो जैसा कि मेरे कलीग ने भी बताया, देखिए उम्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है इसमें। जब आपकी उम्र 50 के ऊपर है तो आप हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं। इसके साथ में अगर अंडरलाइंग कोई कंडीशन है, जैसे कि पेशेंट हाइपरटेंशन यानी उच्च रक्तचाप या डायबिटीज़ या मोटापा, इसमें से वो एक या दो या तीनों से अगर साथ में है और उसके साथ में उसको कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ यानी जिसको नसों में ब्लॉक कहा जा रहा है, तो अगर ऐसी स्थिति है तो बेहतर है कि उसको उचित ट्रीटमेंट कराना ही चाहिए।
साथ में आप अपने जीवन शैली में जो सबसे महत्वपूर्ण है, जैसा आपने कहा कि दूसरी और तीसरी में भी कुछ कुछ ब्लॉक आप देख रहे हैं 35% तक, तो इसको आगे न बढ़ने के लिए आप बिल्कुल आयुर्वेद की जीवन शैली को और योग को अपना जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाएं। और आयुर्वेद की बहुत सारी चीज़ें जो अपने किचन से स्टार्ट होती हैं वो बहुत ही योगदान देती हैं इस चीज़ में आगे न बढ़ने के लिए। जैसे नियमित स्वरूप में लहसुन का प्रयोग, हल्दी का प्रयोग और मेथी, जीरा, अजवाइन, जो इंडियन किचन को जाना जाता है इस नाम से, तो इन सब का उचित मात्रा में आप उपयोग करें। और कुछ आयुर्वेद की दवाइयाँ भी हैं जो हार्ट की मसल्स को भी ताकत देती हैं, क्योंकि एक बार जब ब्लॉक हो गया तो नेचुरली हार्ट की मसल्स के ऊपर उसका इफेक्ट होता है। तो जैसे कुछ अर्जुन एक बहुत ही सामान्य औषधि है, सभी लोग जानते हैं, उसका नियमित स्वरूप में आप पानी बना के उसका उपयोग करना या उसको दूध में उबाल के लेना, जिससे हार्ट की मसल्स को थोड़ी ताकत मिलती है। और इसी के साथ में एक कार्डियोलॉजिस्ट को कंसल्ट करते हुए अगर वो उचित समझते हैं कि भाई दूसरी आर्टरी में भी ब्लॉकेज बढ़ रहा है, तो नेचुरल है, जैसा उनकी सलाह है उसको आपको अपनाना पड़ेगा। ठीक है डॉक्टर ओबरॉय, अब मैं होम्योपैथी पे अगर आऊँ, होम्योपैथी जो दिल से जुड़ी बीमारियां हैं, या मैं कहूँ दिल की सेहत को अच्छा रखने के लिए किस तरह से मदद कर सकते हैं? जब हम होम्योपैथी की बात करते हैं तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि होम्योपैथी में हमारा जो प्रिंसिपल है ट्रीटमेंट का, दैट इज सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर। और हम इसके माध्यम से जो हमारे पेशेंट्स हैं उसमें जो डिजीज़ है हार्ट डिजीज़ से रिलेटेड, हमारा प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन एंड टर्शरी प्रिवेंशन पे ज़्यादा जोर रहेगा। प्राइमरी प्रिवेंशन हम उसको बोलते हैं जबकि अभी एक पेशेंट जो डिजीज़ के प्रेवलेंट है, जैसे हम बात कर रहे हैं ओबेसिटी है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, या अभी खुद पेशेंट सफ़र नहीं भी है लेकिन अभी उनकी फैमिली हिस्ट्री में पाया जा रहा है, जिसको कि हम प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स बोलते हैं, कि उनको ये डिजीज़ आगे आने वाले समय में होने की संभावना है। तो उनके ऊपर हम अपना इंडिविजुअलाइजेशन ट्रीटमेंट करते हैं, उनकी पूरी केस हिस्ट्री ली जाती है, जिसके बेसिस पे हम उनको जब मेडिसिन देते हैं जो भी डिजीज़ से, क्योंकि कोई ना कोई सिम्टम्स हर एक इंसान में प्रबलित होता है, जिसकी वजह से वो कोई ना कोई, किसी को कॉन्स्टिपेशन है, किसी को एब्डोमिनल डिस्ट्रेस है, किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो उनको देखते हुए उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है और उनको ये उनकी डिजीज़ होने की प्रवृत्ति को आगे बढ़ाया जा सकता है। इसको हम प्राइमरी प्रिवेंशन बोलते हैं। सेकेंडरी प्रिवेंशन में जब पेशेंट खुद सफ़रर है, उसको सिम्टम्स भी आ गए हैं, लेकिन अभी वो इस स्टेज में, जैसे हम ये बात करें हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, या कि स्ट्रोक भी होते हैं जो कि इन तरीके के डिजीज़ को बढ़ाते हैं, तो उनमें जो पेशेंट सिम्टम्स ले रहे हैं उसमें भी कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी एलोपैथिक ट्रीटमेंट में के साथ में चल रहे हैं, और कुछ पेशेंट्स ने अभी इनिशिएट नहीं किया होता वो एलोपैथिक ट्रीटमेंट का, वो अभी प्राइमरी स्टेज में या प्री हाइपरटेंशन या प्री डायबिटीज स्टेज में होते हैं। इन केसेस को हम होम्योपैथिकली स्टैंड अलोन ट्रीट किया जा सकता है, और जो पेशेंट्स ऑलरेडी एलोपैथिक ट्रीटमेंट साथ में ले रहे हैं उनके लिए हमारा ये सुझाव है कि वो इंटीग्रेटेड होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ में, जैसे जिसको कि हम एडजुवेंट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कहते हैं, एलोपैथी के साथ साथ हम पेशेंट्स को एडजुवेंट ट्रीटमेंट देते हैं, जिसमें कि पेशेंट को एलोपैथी के साथ साथ ट्रीटमेंट देते हुए उनका धीरे धीरे जैसे हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ का जो लेवल्स वगैरह हैं वो विद इन नॉर्मल रेंज आते चले जाते हैं, और उनके कुछ पेशेंट्स की विड्रॉ हो जाती हैं एलोपैथिक मेडिसिन, और कुछ पेशेंट्स की धीरे धीरे करके टैपर होती हैं। और ये टेपरिंग और विड्रॉल जो है ये हमारे एलोपैथिक फिजिशियंस की कंसल्टेशन के साथ होता है जी। इसमें हमने बहुत सारे डॉक्टर्स के साथ स्टडीज़ भी की हुई हैं, और हमारा नेशनल प्रिवेंशन प्रोग्राम जो जिसको हम NPCDSS प्रोग्राम कहते हैं, नेशनल प्रिवेंशन प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज़, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज एंड स्ट्रोक, ये प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के साथ में और डिफरेंट जो स्टेट के CHCs हैं उनके साथ में मिलके किया, जिसमें कि ये पाया गया कि जो हमारे पेशेंट्स को हमने 2 लेवल्स पे ट्रीट किया, स्टैंड अलोन ऑल्सो एंड एडजुवेंट ट्रीटमेंट ऑल्सो, और उसमें हमने देखा कि जिन पेशेंट्स को हमने ये दवाइयाँ दी हैं एडजुवेंट ट्रीटमेंट में, साथ में इसमें योगा भी एक पार्ट था, जिसको कि सारे पेशेंट्स को योगा भी दिया गया, तो उन पेशेंट्स के ऊपर हमें जो पेशेंट्स एडजुवेंट ट्रीटमेंट में थे उनको काफ़ी फ़ायदा मिला, और इसके रिजल्ट्स अभी पब्लिश भी हो रहे हैं। ठीक है। अब 2 कॉलर और हैं, उनके सवाल ले लेते हैं। हमें ये प्रदीप ने बिहार से कॉल किया है और मोहन ने मणिपुर से कॉल किया है। प्रदीप, आप अपना सवाल पूछिए पहले। मैम बोल रहे हैं कि मेरे चेस्ट में दाहिना तरफ दर्द उठते रहता है, जैसे सांस लेने में दिक्कत होता है, तो इसका कोई समाधान क्या हो सकता है? आपकी उम्र क्या है? 22 वर्ष हो रहा है। 22 साल। कब से दर्द होता है आपको? ये तो बहुत पहले से है, हम इलाज नहीं करवा रहे हैं कि कभी कभी उठता है तो सोचते हैं कि
ठीक हो जाएगा, लेकिन बार बार उठते रहता है, ठीक सांस लेने में दिक्कत होता है। ठीक है प्रदीप, आप बने रहिएगा हमारे साथ। मोहन ने कॉल किया है मणिपुर से। मोहन, शुक्रिया कॉल करने के लिए। आप भी सवाल पूछ सकते हैं। ऐसा है कि मेरा उम्र है जो है 43 है। जी मैं टेलमिस्ट्रन 20 mg खाता हूँ। जी बताइए। तो अभी कैसा, मैं रेगुलरली हार्ट चेकअप के लिए जाना पड़ेगा कि किस तरीका से मैं अपना हार्ट को रेगुलर चेकअप करना चाहिए? ठीक है डॉक्टर मनोजा। पहले कॉलर का मैं जवाब देना चाहूँगी जो 22 ईयर ओल्ड हैं और उनको बीच बीच में चेस्ट पेन हो जाती है और कुछ सांस की दिक्कत भी बता रहे हैं। पॉसिबिलिटी इस एज ग्रुप में कम होती है कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ होने की, पर ये ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं हो सकता। तो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि हम प्रिवेंटिव हेल्थ चेक करवा लें एक बारी। प्रिवेंटिव हेल्थ चेक जनरली हर बड़े हॉस्पिटल में एक कॉम्प्रिहेंसिव कार्डियक चेक का एक प्रोग्राम होता है जो बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं होता है। वो 3 से 4 हज़ार रुपये में आपके पूरे ब्लड पिक्चर जो रिस्क फैक्टर प्रोफाइल होती है वो हो जाता है। ईसीजी, इको, टीएमटी, ये सब एक बार करके हम निश्चिंत हो सकते हैं, क्योंकि 22 साल की उम्र में पॉसिबिलिटी है कि या तो यंग हाइपरटेंसिव है पेशेंट, अगर किसी का बीपी भी बढ़ता है तो उसके कारण भी उसको चेस्ट पेन हो सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि कोई बाय बर्थ डिसऑर्डर उसको ना हो, जिसको कि हम कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ कहते हैं। तो ये सब जानने के लिए अगर उसको सिम्टम्स बार बार हो रहे हैं, उसके कारण उसको मेंटल परेशानी भी हो रही है, तो ये बेटर रहता है कि वो जाके किसी अच्छे हॉस्पिटल में अपना कॉम्प्रिहेंसिव कार्डियक चेक करवा ले, जिसमें वो सारे उसके रिस्क फैक्टर स्टडी हो जाएंगे, उसका हार्ट का स्ट्रक्चर जो है एकोकार्डियोग्राफी से स्टडी हो जाएगा, और जो ट्रेडमिल टेस्ट है या स्ट्रेस टेस्ट है उससे आपकी एक्सरसाइज कैपेसिटी मालूम चल जाएगी, और अगर हार्ट में ब्लॉकेजेस की संभावना है तो वो भी क्लियर हो जाएगी। तो ये प्रिवेंटिव हेल्थ चेक करा के आप अपनी मेंटल स्टेट को इम्प्रूव कर सकते हो। आपके अगर कोई रिस्क फैक्टर्स अभी से ही आ गए हैं तो उनको आप चेक रख सकते हो, और उसके बाद व्हेन यू आर श्योर कि कोई प्रॉब्लम नहीं है तो एक अच्छे लाइफस्टाइल से स्ट्रेस फ्री आप अपनी लाइफ को कंटिन्यू कर सकते हो, और प्रोडक्टिव एज ग्रुप में जो आपका जॉब है या स्टूडेंट लाइफ है वो आप अच्छे से कर सकते हो। ठीक है। और दूसरा सवाल था, मोहन ने पूछा था 43 साल उनकी उम्र है, उन्होंने एक दवा का नाम भी बताया था। मोहन जी, आपकी उम्र 43 इयर्स है। पहले हम लोग ये लोगों को कहते थे कि जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेक है वो 40 इयर्स की एज पे हो जाना चाहिए, पर आजकल के सिनेरियो को देखते हुए लोगों को 30 इयर्स में भी बहुत लोग डायबिटिक डिटेक्ट होते हैं, हाइपरटेंसिव डिटेक्ट होते हैं, और आप भी 43 इयर्स की एज पे एक बेसिक हाइपरटेंशन की मेडिसिन आपको शुरू हो चुकी है। तो इस स्थिति में जिस चीज़ को मैं एडवोकेट कर रही हूँ कि प्रिवेंटिव हेल्थ चेक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक अच्छी जगह जाके अपना प्रिवेंटिव हेल्थ चेक करा लें, ताकि बीपी के साथ जनरली जो है हाई कोलेस्ट्रॉल एसोसिएटेड होता है, और इसी के साथ साथ डायबिटीज़ की फर्स्ट चेक आपकी एज ग्रुप में बहुत ज़रूरी है। तो आई थिंक फर्स्ट प्रिवेंटिव हेल्थ चेक करा के, और आपको समय समय पर अपना ब्लड प्रेशर या तो घर पे नाप लेना चाहिए, लाइक वंस इन अ मंथ एक्टिविटी, या फिर डॉक्टर के पास जाके 3 महीने में ब्लड प्रेशर चेक करा के अपनी दवाई को ऑप्टिमाइज कराना चाहिए। ठीक है डॉक्टर पटेल, एक जो चीज़ मैंने देखी है रिपोर्ट्स में तमाम जगह आई है कि पहले हम मानते थे कि ये बीमारियां जो है शहरी ज़्यादा हैं, लाइफस्टाइल शहरी लोगों का बिगड़ा हुआ है, लेकिन जो ग्रामीण लोग हैं उनमें भी तेज़ी से जो दिल की बीमारियां हैं वो बढ़ रही हैं। इसके पीछे क्या वजह है? जैसे कि हमने शुरुआत में बात करी थी कि जो एशियन पॉपुलेशन है उसी का इंडियन पॉपुलेशन भी एक हिस्सा है, तो जेनेटिक हमारा प्रीडिस्पोजिशन कुछ ऐसा बना हुआ है कि हर डिसीज़ को एंड डायबिटीज़ को हम प्रोन हैं। तो वो ग्रामीण में भी हुआ और शहरी में भी हुआ, और इसी के साथ जब शहरी जीवन में जो अर्बन लाइफस्टाइल है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है एंड हाई कैलोरी डाइट है, ये मुख्य कारण है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, आज गांव का भी जो ग्रामीण जीवन है वहाँ पर भी लोग जो है ऑलमोस्ट हर घर में भी सुख सुविधाएं उपलब्ध हो चुकी हैं, कि हर आदमी ऐसा नहीं कि खेत में ही जा रहा है, पूरा दिन खेत में ही काम कर रहा है, ऐसा नहीं हुआ है। प्लस जो खान पान है ग्रामीण में भी, जैसे कि अगर हम तेल की बात किया जाए तो तेल जो है सो हमेशा कच्ची घानी का यूज़ करना चाहिए, और विशेष कर हार्ट की बीमारी से बचना है तो तिल का तेल और सरसों का तेल ज़्यादा उपयोगी है। लेकिन अब हर जगह पर रिफाइंड तेल यूज़ करने की प्रक्रिया आ चुकी है। इसी तरह से अगर हम गुड़ के जगह पर शुगर की यूज़ आ रही है, तो इसी तरह से अगर हम देखा जाए तो ग्रामीण में भी जो खान पान है, रहन सहन है और जीवन शैली है, वो कुछ हद तक शहरी जैसा ही जीना चालू है। दूसरी बात जो ग्रामीण में है वो एक मुख्य कारण हो सकता है स्मोकिंग। स्मोकिंग एक जो हार्ट की बीमारी के लिए विशेष कर जो हार्ट अटैक होने का आर्टेरियोस्क्लेरोसिस मेन कारण है,
तो उसके लिए सबसे मेन कारण होता है स्मोकिंग। और ग्रामीण इलाके में भी ये देखा जाता है कि स्मोकिंग बड़ा ही कॉमन से किया जाता है। स्मोकिंग नहीं है तो टोबैको के भी अलग अलग फॉर्म में यूसेज किया जाता है, और इसी के साथ में अल्कोहल इंटेक भी ग्रामीण लेवल पे भी काफ़ी बढ़ चुका है। तो कहने की बात यह है, जो जीवन शैली, आहार विहार, खान पान और मानसिक तान तनाव से बचे रहना, ये शहर के लोगों के लिए जितना ज़्यादा ज़रूरी है उतना ही ग्रामीण लोगों के लिए भी ज़रूरी है। ठीक है डॉक्टर ओबेरॉय, क्योंकि दिल की सेहत को लेकर भी यही माना जाता है कि जो सिम्टम्स हैं या संकेत हैं वो बहुत बाद में समझ में आते हैं, तो ऐसे क्या चीज़ें हैं जिन पर हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं ध्यान रखना चाहिए, और अगर वो बार बार नज़र आ रहे हैं तो डॉक्टर का रुख करना चाहिए? ऐसे क्या सिम्टम्स हैं? जब हम बात करते हैं कि सिम्टम्स की, तो उसमें हमारे पास कुछ डिपेंडेबल फैक्टर्स होते हैं, कुछ इंडिपेंडेंट फैक्टर्स हैं। इंडिपेंडेंट फैक्टर्स हम उनको बोलते हैं जो हमारे अपने हाथ में नहीं हैं। जैसे कि हम ये सब माने कि हमारी फैमिली हिस्ट्री क्या है, हमारे फैमिली में जेनेटिक हिस्ट्री क्या है, ये हमारे अपने हाथ में नहीं। हमारे घर का एनवायरनमेंट कैसा है, वो भी बहुत हद तक हमारे अपने हाथ में नहीं होता है। लेकिन अगर हम डिपेंडेबल फैक्टर्स की बात करते हैं कि जो हमारा लाइफस्टाइल है, लाइफस्टाइल हमारा, जब हमारी अगर फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज़ है तो हमें शुरू से ही ये ध्यान, या हाइपरटेंशन है तो हमें ध्यान देना चाहिए कि हमें अपना सॉल्ट इंटेक, शुगर इंटेक और या ओबेसिटी को हमारे शरीर में जो हमारा BMI लेवल है उस वो विद इन द रेंज रहे, ताकि हमारे को ये बीमारियां होने की संभावना ना रहे। और दूसरी चीज़ ये होती है कि हमारे को, जैसे मैम ने भी अभी बताया है कि एनुअल स्क्रीनिंग का एक फैक्टर है जो हम अपने NPCDSS प्रोग्राम में भी अभी लेके आए थे, कि एनुअल स्क्रीनिंग में आपका पूरा चेकअप, हाइपरटेंशन का, डायबिटीज़ का और दिल के रोगों का भी ये चेकअप होता रहता है, जिससे कि आपको पता चलता रहता है कि आप अभी किस स्टेज तक पहुँचे हैं। जैसे प्री डायबिटीज़ हैं, प्री हाइपरटेंसिव हैं, तो उसी स्टेज पे आप अपना लाइफस्टाइल, वॉकिंग बहुत ज़रूरी करना चाहिए, अल्कोहल का इंटेक्स रोकना चाहिए, स्मोकिंग बिल्कुल स्टॉप कर देनी चाहिए। हालांकि ये कहना बहुत आसान है, लेकिन जब हम करने की बात करते हैं तो इट इज़, जो जिस पर्सन को करना पड़ता है, इट बिकम्स ए वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर हिम, कि उसके लिए इतना आसान नहीं होता कि जितना हम ये मान के चलते हैं कि पेशेंट इजीली इसको कर पाएगा। बट वंस देयर इज़ ए विल कि हमें ठीक रहना है, हमारा जैसे जो डायबिटीज से रिलेटेड हमारे कंट्री है वो एपिसेंट्रिक में चला जा रहा है, तो इस एपिसेंट्रिक को रोकना है, हार्ट अटैक के प्रॉब्लम्स को रोकना है, तो हम सबको ये मिलजुल कर ही इसे अपना लाइफस्टाइल, जीवन शैली को चेंज करना होगा, जिससे कि हमारे को ये समस्याओं का समाधान मिल सके। बिकॉज प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। हम फर्स्ट स्टेज पे अगर इसको प्रिवेंट कर लेते हैं तो हमारे को इसको बीमारी को बढ़ना नहीं है। और अगर किसी को बीमारी है, क्योंकि बीमारी को भी बनने में कम से कम 10 साल लगते हैं, एकदम से आज ही एक दिन में एथेरोस्क्लेरोसिस नहीं हो जाता जिससे कि एकदम से उनको हार्ट अटैक आ गया। तो इसको, बीमारी को बनने में जब टाइम लगता है, जब हम रेगुलर अपना चेकअप करते चले जाएंगे तो, और हम अपने आप को कॉन्शियस रखेंगे कि हमें ये बीमारी नहीं लेनी है, तो डेफिनेटली इसका हम समाधान कर पाएंगे। बिल्कुल। एक कॉलर है, विजय ने पुणे से कॉल किया है। विजय, शुक्रिया कॉल करने के लिए। बताइए, आप सवाल पूछ सकते हैं। हेलो जी विजय जी, सवाल मैं पूछिए। पूना से बोल रहा हूँ मैडम जी। मेरा एज है 44 जी। मैं कंफ्यूज ये हूँ मैडम, मैं एथलीट हूँ, बैडमिंटन चलता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, लेकिन मेरे उम्र के सारे लोग वो कह रहे हैं कि आपको चेकअप, फुल बॉडी चेकअप करना चाहिए, आफ्टर 40 ये कंपल्सरी है, या फिर अटैक होगा, हाइपर क्या टेंशन होगा, ये सही है या कुछ और गाइड करेंगे मैडम आप? ठीक है डॉक्टर मनोजा, जाहिर सी बात है, हर जगह ये कहा जाता है कि रेगुलर चेकअप ज़रूर कराइए, साल में एक नियमित जांच कराइए। तो ऐसे लोग, जो आपने सबसे पहले बात भी उठाई थी कि फिट दिखने वाले लोग भी आजकल कई बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं, तो ये चेकअप जानना चाह रहे हैं कितना ज़रूरी है चेकअप कराना? मैं इस बात को पहले भी एम्फसाइज कर चुकी हूँ कि आजकल हम 30 इयर्स पे ही पहला हेल्थ चेक जो है वो लोगों को कहते हैं कि ज़रूर कराइए अपना, विच इंक्लूड्स सिंपल ब्लड इन्वेस्टिगेशन, जिसमें आपकी शुगर रूल आउट हो जाती है, किडनी फंक्शन हो जाता है, हीमोग्लोबिन जो डॉक्टर साहब ने भी बताया कि अनीमिया के कारण भी जल्दी सिम्टम्स हो सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल, ये सब रूटीन में ब्लड टेस्ट हो जाएंगे, ECG, एको, TMT। जो टेस्ट है वो इम्पॉर्टेंट इसलिए है, जो एक पहली बार अगर एक्सरसाइज शुरू करता है या पहली बार जिम शुरू करता है मिडिल एज में, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एक जो ट्रेडमिल टेस्ट है, जो एक सुपरवाइज्ड एक्सरसाइज है, कि आप कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में हम आपको ट्रेडमिल पे एक्सरसाइज करा के आपके बॉडी का स्टैमिना देख लेते हैं, और उस एक्सरसाइज में हम लोग ये देखते हैं, एक फॉर्मूला हम लोग कैलकुलेट करते हैं 220 माइनस एज। हम कोशिश करते हैं कि उस हार्ट के लेवल तक हम आपको एक्सरसाइज कराएं और ये देखें कि उस दौरान आपका ब्लड प्रेशर किस तरह रिस्पॉन्ड कर रहा है, आपका ECG किस तरह रिस्पॉन्ड कर रहा है। अगर आप उसमें परफॉर्म अच्छा कर लेते हैं तो हम आपको ग्रीन सिग्नल दे सकते हैं कि आप कोई भी तरह का
हार्ड एक्सरसाइज भी आप कर सकते हैं। पर अगर उसमें आपका स्टैमिना कम आता है या उस एक्सरसाइज में हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो हम आपको बता सकते हैं कि आपको मॉडरेट टाइप ऑफ एक्सरसाइज करनी है। जैसे जो वॉकिंग होती है, सिंपल वॉकिंग, वो एक बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है और उसमें आप बॉडी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं करते हो। बट कुछ हाई परफॉर्मेंस एक्टिविटीज़ होते हैं जैसे फुटबॉल खेलना, बास्केटबॉल खेलना, जिसमें एक्सरसाइज एक्सट्रीम लेवल तक जा सकती है, उनको अगर आप डिफरेंट मतलब हायर एज ग्रुप में शुरू करना चाहते हैं तो ये बेटर रहता है कि आप एक सुपरवाइज्ड एक्सरसाइज टेस्ट, जिसको ट्रेडमिल टेस्ट कहते हैं, वो अगर आप करा लेते हैं तो आपको एक श्योरिटी रहती है कि आप अगर हाई परफॉर्मेंस पे भी चले जाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, एक और कॉलर है, हमें दिल्ली से कॉल किया है, विनोद ने हमें कॉल किया है। विनोद हमारे साथ जुड़े हैं। विनोद, शुक्रिया कॉल करने के लिए। बताइए आपका क्या सवाल है। मैडम, मेरे को हाइपरटेंशन से है ना अटैक आ गया मेरे लेफ्ट साइड की हाथ और पैर काम नहीं कर रहा है। विनोद, आपकी उम्र कितनी है? मेरी 43 है मैडम। ठीक है, आप बताइए सवाल क्या है आपका। मेरे को 3 साल से ये पैरालाइज हो गया हूँ मैं मैडम। ये ठीक हो जाता है कितने टाइम में, अगर कैसे ठीक होता है ये पूछना मेरे को। ठीक है विनोद, आपके मन में कुछ है? आप आयुर्वेद विशेषज्ञ से सलाह लेना चाहेंगे, एलोपैथी, होम्योपैथी? जो मैडम जल्दी ठीक कर, मैं उससे चला लेना चाहूँगा। ठीक है, मैं ये चाहूंगी कि विनोद की जो तकलीफ है, आप लोग कुछ और सवाल इनसे करना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। मुझे लगता है विनोद जी हार्ट अटैक की बात नहीं कर रहे हैं, वो सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट मतलब लकवे की बात कर रहे हैं। क्या विनोद जी मैं सही कह रहा हूँ? आपको लकवा? हाँ, तो देखिए विनोद जी, आपकी उम्र काफ़ी कम है, वैसे 43 साल की उम्र कोई ज़्यादा उम्र नहीं है, लेकिन हो सकता है क्योंकि आपने बताया हाइपरटेंशन, और हाइपरटेंशन एक सबसे मेन कारण है हार्ट अटैक के लिए भी एंड सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट जिसके होते आदमी को लकवा हो जाता है। तो अब जब एक बार ये हो जाता है तो गोल्डन पीरियड होता है, वो जब हो गया उसी के 3-4 घंटे के अंदर ही अंदर आपको उचित चिकित्सा मिलना चाहिए, द बेस्ट हॉस्पिटल में पहुंचना। लेकिन अभी हालांकि आपके 3 साल हो चुके हैं, अब आप रिहैबिलिटेशन एंड री एजुकेशन की फेज़ में आ चुके हो, तो आप अच्छे से आयुर्वेद अस्पताल, जैसे दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान है, उसमें एक पंचकर्म विभाग है, वहाँ काफ़ी अच्छी ट्रीटमेंट आपको मिलती है। और कई पेशेंट हमारे पास आज भी एडमिटेड हैं जो हमें पक्षाघात कहते हैं, लकवा कहते हैं, पैरालिसिस कहते हैं, हेमीप्लेजिया कहते हैं, उसको एक हमारे पास अलग अलग प्रकार की तेल की मालिश की जाती है, सिकाई की जाती है, अन्य प्रकार के पंचक्रम ट्रीटमेंट है जो इंटरनल क्लिनसिंग भी कराते हैं, प्लस रिहैबिलिटेशन, फिजियोथेरेपी और योग, इन सब का अगर आप समुचित स्वरूप में उपयोग करेंगे उचित चिकित्सक के मार्गदर्शन में, मुझे लगता है कि आपका रिकवरी काफ़ी अच्छा हो सकता है, क्योंकि आपकी एज कम है। तो आप अभी समय न गंवाते हुए जितना जल्दी होगा किसी भी अच्छे आयुर्वेद अस्पताल में आप जाकर मार्गदर्शन ले सकते हैं। और भारत सरकार का यहाँ दिल्ली में बहुत बड़ा अस्पताल है, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान। ठीक है डॉक्टर ओबरॉय, जैसे आपने प्रिवेंशन के लिए होम्योपैथी का जिक्र किया था, मैं ये समझना चाहूँगी, और फैमिली हिस्ट्री की बार बार आपने बात की, और ऐसे लोगों में डर भी काफ़ी रहता है कि हमारी फैमिली में हार्ट अटैक से मौत हुई है या हार्ट डिजीजेज रही हैं, तो क्या उन्हें बहुत जल्द ही अगर वो होम्योपैथी का सहारा लेते हैं प्रिवेंशन के लिए, तो उस बीमारी को लंबे समय तक टाला जा सकता है? जी हाँ, ये बात तय है कि अगर वो जल्दी सहारा लेते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन का और अपना एनुअल स्क्रीनिंग कराते रहेंगे तो उनको इस बीमारी को टाला जा सकता है। और इसको कई बार कैसे होता है कि जब हम इनको ट्रीटमेंट देते हैं तो इनकी फैमिली हिस्ट्री का जब लेके, क्योंकि हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल जो ट्रीटमेंट जाती है उसमें हम फिजिकल, मेंटल एंड फैमिली हिस्ट्री, जेनेटिक हिस्ट्री, तीनों चीज़ों का मिलाकर ही हम अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन का इंडिविजुअलाइजेशन ट्रीटमेंट देते हैं, जिसके बेसिस पे इनका ट्रीटमेंट हो सकता है और इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। ठीक है डॉक्टर मनोजा, आपने जो फिटनेस की बात की, क्योंकि बार बार मैं इसको लेकर अवेयरनेस जाहिर तौर पर चाह रही हूँ कि हमने बात की कि अगर मान लीजिए कोई कोमॉर्बिडिटी है या फैमिली हिस्ट्री है या मोटापा है, ऐसी चीज़ें हार्ट डिजीज़ की तरफ आपको जल्दी लेकर जा सकती हैं। लेकिन आज के दौर में हम देख रहे हैं लोग, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग फिट दिखना भी चाह रहे हैं। आप किसी छोटे से लेकर बड़े जिम तक चले जाइए, जो मेंबरशिप है वो आप कितने देखेंगे कि वहाँ लोग आ रहे हैं, तो इसको लेकर भी चेतना बहुत ज़्यादा है। तो क्या फिजिकल फिटनेस से अलग मेंटल फिटनेस की तरफ भी अब ध्यान देने की ज़रूरत है? क्या ये भी एक बड़ा कारण है जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हार्ट की सेहत की तरफ इशारा करता है? डेफिनेटली फिजिकल फिटनेस की तो हम बात करते हैं जब जिम एक्सरसाइज की बात करते हैं, बट स्ट्रेस एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है बीमारियों के लिए। अगर किसी को स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है तो उसके कारण उसका बीपी भी हाई हो सकता है और हार्ट डिजीजेस प्रेसिपिटेट हो सकते हैं। जो भी सडन हार्ट अटैक के केसेस होते हैं, स्पेशली यंग पेशेंट्स जो होते हैं, उनमें
सिंपल एक 10-20% प्लाक उसकी आर्टरी में होगा। वी हैव सीन सिचुएशंस जिसमें पेशेंट सीटी एंजियो की रिपोर्ट लेके हॉस्पिटल से निकला और 10-20% ब्लॉकेज है, पर कुछ एक्यूट स्ट्रेस हुई और वो हार्ट अटैक से लैंड कर गया। वो हमसे सवाल करता है कि देखिए मेरे पास तो 10-20% वाली सीटी एंजियो की रिपोर्ट है और मुझे 2 दिन के अंदर अंदर हार्ट अटैक हो गया। एंड दिस इट हैज बीन डॉक्यूमेंटेड कि स्ट्रेस जो है ये अक्यूट प्लाक रप्चर कर सकता है, ये अक्यूट हार्ट अटैक कर सकता है। तो सबसे पहले आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि फिजिकल फिटनेस में तो हमारी अवेयरनेस हो गई, बट स्ट्रेस में मैनेजमेंट करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक वी ऑल हैव टू डिसाइड आवरसेल्व्स कि हमें मिस्टर परफेक्ट नहीं बनना है। नोबडी इज परफेक्ट, ना वो फिजिकली और ना करियर में भी आप हमेशा कॉम्पिटिटिव स्पिरिट में रहते हो कि मुझे उससे ऊपर जाना है। हर इंसान के लिए एक लेवल बना हुआ है और वो सीढ़ियां आप चढ़ सकते हैं अगर आप उचित मेहनत करें और राइट कदम उठाएं। खाली स्ट्रेस करके और उस चीज़ को एग्रोवेट करके देन फैमिलियल स्ट्रेस, जो फैमिली में स्ट्रेस होती है, कपल्स की स्ट्रेस है, बच्चों की स्ट्रेस है, तो आई थिंक वी हैव टू ईज इट आउट। हम लोगों को अच्छी जीवन शैली के साथ साथ अपनी एंटरटेनमेंट का ध्यान, और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने बच्चों के साथ कुछ ग्रुप एक्टिविटीज़, ग्रुप गेम्स करें, वो सबसे बड़ा स्ट्रेस बस्टर है। और बहुत अच्छी बात हम लोग जो यहाँ तीनों इंटीग्रेटेड मेडिसिन की बात कर रहे हैं कि ये सब चीज़ें मिला के हम लोग योगा का साथ लें, मेडिटेशन का साथ लें। मैम बता रही हैं कि होम्योपैथी में भी बहुत अच्छा प्राइमरी प्रिवेंशन के लिए उनके पास स्कोप है। तो ये सब ओवरऑल मिला के हमें एक अच्छा इंटीग्रेटेड अच्छी क्वालिटीज़ का और अच्छे जीवन शैलियों का उपयोग इकट्ठा करके अपने लाइफ को अच्छा बनाएं और बीमारियों को हम थोड़ा पीछे छोड़ दें। एंड बिसाइड्स दिस प्रिवेंटिव हेल्थ चेक अगर एक बार नॉर्मल आता है तो डेफिनेटली इसको 2 या 3 साल में रिपीट कर लेना चाहिए। और जिन लोगों को कोमॉर्बिडिटीज़ हैं तो उनको वंस अ ईयर ज़रूर अपने टेस्ट करा के अपने रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल करना चाहिए। ये चीज़ें आपको अवेयर करती हैं और कॉन्शियस करती हैं कि ओके मुझे मीठा नहीं खाना है या मेरे को ब्लड प्रेशर है तो मुझे डॉक्टर को मिलना है। ये चीज़ें जो हैं प्रिवेंशन के लिए और आपकी अच्छी लंबी ज़िंदगी के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। बिल्कुल। 2 कॉलर और हैं। जयसिंह ने हिमाचल प्रदेश से कॉल किया है, फिरोज ने हमें उत्तर प्रदेश से कॉल किया है। आप दोनों का सवाल हम लेंगे। जयसिंह जी पहले आप सवाल पूछिए अपना। हाँ नमस्कार मैडम जी नमस्कार। मेरी उम्र 46 ईयर्स है जी। पिछले 15 सालों से हाइपरटेंशन से मैं सफर कर रहा हूँ, जिसका मैं ट्रीटमेंट ले रहा हूँ। और बीच में मुझे कोलेस्ट्रॉल का भी प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन वो कुछ ट्रीटमेंट लेने के बाद खत्म हो गया था। अभी पिछले 2 महीने से मुझे जो है ना चढ़ाई पे चढ़ते हुए लेफ्ट साइड में जो है ना बाजू में एक भारीपन और छाती के अपर पोर्शन में, नॉट एग्जैक्टली एट द लोकेशन ऑफ हार्ट बट ऊपर की तरफ जो है ना वो एक भारीपन और दर्द सा महसूस होता था। तो मैंने अपना चेकअप करवाया, ईसीजी नॉर्मल आया। डॉक्टर्स का कहना था कि एंजाइना हो सकता है। इसके साथ एक स्पेसिफिक सिम्टम आता था, डकार है। जब मैं चढ़ाई में चढ़ता हूँ तो इसके साथ डकारें भी आती है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ क्या ये हार्ट की प्रॉब्लम के अतिरिक्त कोई और चीज का भी सिम्टम होता है लेफ्ट साइड में ये सारी चीजें होने का? ठीक है, ठीक है। जयसिंह जी का सवाल का जवाब लेते हैं। डॉक्टर मनोजा, ज़्यादातर कहा जाता है अगर आपको लेफ्ट साइड दर्द हो रहा है, लेफ्ट साइड हाथ में दर्द हो रहा है, वो लेफ्ट की तरफ ही पेन जा रहा है, तो हार्ट से जुड़ा ही कोई समस्या हो सकती है। लेकिन क्या जो सिम्टम अभी हमें जयसिंह ने बताए हैं और ये लेफ्ट साइड को लेकर, क्या ये मिथ है या इसमें बहुत कुछ सच्चाई है? नहीं, जयसिंह से जी से मैं जो सुन रही हूँ उनकी एज ग्रुप अराउंड 46 है और वो हाइपरटेंसिव हैं, उनको हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या रही है और उनको एक्सर्शनल सिम्टम्स हो रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंटर ये हार्ट डिजीज़ की तरफ ही जाता है। अगर हार्ट डिजीज़ सारे इन्वेस्टिगेशन से रूल आउट हो जाए तब इसको गैस्ट्रिक मानेंगे। ये बहुत बड़ा मिथ है कि डकार आते हैं या इनडाइजेशन है तो ये हार्ट का नहीं हो सकता, बट ये सिम्टम्स बहुत कॉमन होते हैं। जो हमारी हार्ट में 3 कॉर्नरी आर्टरीज होती हैं, LAD, LCX एंड RCA। जनरली जो मिडल आर्टरी के सिम्टम्स हैं वो हमेशा बहुत ट्रिकी रहते हैं और गैस्ट्रिक सिम्टम्स की तरह प्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसको बिल्कुल हल्के में मत लीजिए। जो ECG आपकी हुई है वो रेस्ट में हुई है, तो इससे आप कुछ भी आपका इंटरप्रेट नहीं कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज, ECG या स्ट्रेस टेस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर उसमें भी बहुत अच्छी जानकारी नहीं मिलती तो आजकल नॉन इन्वेजिव इन्वेस्टिगेशंस में स्ट्रेस थैलियम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और नई जो टेक्नोलॉजी है CT कॉर्नरी एंजियोग्राफी, वो आप जैसे केसेस में बहुत ज़्यादा हेल्प प्ले कर सकती है। जो पेशेंट सीधा एंजियोग्राफी के लिए नहीं जाना चाहते तो ये नॉन इन्वेजिव हमारे पास बहुत सारी बैटरी ऑफ इन्वेस्टिगेशंस हैं जो आपको सही डायग्नोज करने में हेल्प कर सकते हैं। अगर TMT नेगेटिव आता है तो भी हम गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर सकते हैं,
बट मेरी समझ से क्योंकि इनके रिस्की प्रोफाइल है, एज ग्रुप ऐसा है कि हार्ट की समस्या होनी हो तो इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो सबसे पहले इनको हार्ट डिजीज़ के लिए उचित परामर्श लेना चाहिए। ठीक है, एक फिरोज़ कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिरोज़ साहब, शुक्रिया कॉल करने के लिए। बताइए आपका सवाल क्या है? मैम, मेरी वाइफ जब प्रेग्नेंट थी तो बेबी का हार्ट का इको कराया था, तो उसमें एक हल्का सा हार्ट पे निशान ऐसा दिखा था जो वाइट सा, तो उसको फोकस बताया कि फोकस होता है, तो उसको चेक कराया तो कहा कि इसमें किसी तरीके की कोई बात नहीं है। अब मेरा बेबी 2.5 साल का हो गया है, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं, सब नॉर्मल है, तो क्या हमें सतर्क रहने की जरूरत है आगे? ठीक है, डॉक्टर मनोजा आप इनके सवाल का जवाब दीजिए। जो आप बात कर रहे हैं वो फीटल इकोकार्डियोग्राफी की बात कर रहे हैं, और आजकल हम लोग इसको बहुत प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि जनरली जो प्रेगनेंसीज़ हैं वो 30s में हो रही हैं। बहुत एटलीस्ट अर्बन एरिया में मैरिजेस डिलेड हैं, और 30s के बाद जब भी लेडी कंसीव करती है तो उसमें बेटर रहता है कि कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ को रूल आउट कर लें। तो अगर उस टाइम पे आपकी बातों से बहुत क्लियर नहीं हो रहा है कि डॉक्टर ने आपको क्या बताया था, बट ये समस्या का समाधान जो है बहुत सिंपल तरीके से एक एकोकार्डियोग्राफी करा के आप अपनी टेंशन को दूर कर सकते हैं। बिकॉज उससे अगर बाय बर्थ डिसऑर्डर कोई भी है तो वो क्लियरली मालूम चल जाएगा, और आप बच्चे की परवरिश में जो एक स्ट्रेस लेके चल रहे हैं वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा डॉक्टर ओबरॉय, जैसे अभी मैंने स्ट्रेस को लेकर और मेंटल हेल्थ को लेकर बात की थी, और ख़ास तौर से आप प्रिवेंशन को लेकर बात करें क्योंकि इम्यूनिटी के ऊपर काफ़ी ध्यान देता है होम्योपैथी भी, तो अगर हम स्ट्रेस या फिर मेंटल हेल्थ और इम्यूनिटी की बात करें जो कहीं ना कहीं हार्ट की सेहत से भी जुड़े हुई हैं, उसमें होम्योपैथी किस तरह से मदद करता है? होम्योपैथी, बिकॉज जब हम होम्योपैथिकली ट्रीटमेंट करते हैं तो हमारा फिजिकल एंड मेंटल दोनों चीज़ों को लेके हम इंडिविजुअलाइजेशन बेसिस पे बात करते हैं, और जब हम मेंटल सिम्टम्स उसमें लेते हैं, कोई भी पेशेंट आता है तो डिटेल्ड हिस्ट्री ली जाती है जिसमें हम पेशेंट के स्ट्रेस, अगर कोई भी फैक्टर ऐसा है जिसको कि हम उनकी वजह से जिसको स्ट्रेस हो रहा है उनको दूर करने की भी कोशिश करते हैं, और उसका स्ट्रेस रिलीविंग जो योगा है या हमारी मेडिसिन है, होम्योपैथिकली मेडिसिन हमारा बहुत बड़ी, बिकॉज माइंड के डिजीज़ भी, मेंटल डिसऑर्डर्स भी आजकल एक बहुत बड़ा मतलब डिजीज़ का बहुत बड़ा पार्ट जो है माइंड मेंटल डिसऑर्डर्स भी ले रहा है, और हमारी होम्योपैथी में उसका बहुत अच्छा इलाज है। जैसे शिज़ोफ्रेनिया है, डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स हैं, मैनिक डिसऑर्डर्स हैं, एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स हैं, इस तरीके के, या कंपल्सिव डिसऑर्डर्स हैं, इन तरीके के पेशेंट्स को भी हम लोग होम्योपैथिकली ट्रीट करके और इनका स्ट्रेस फैक्टर और जो माइंड के सिम्टम्स हैं उनको ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो होम्योपैथिकली इन पेशेंट्स को भी अगर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेते हैं तो उनका उससे निदान मिल सकता है। यानी मेंटल हेल्थ को भी काफ़ी गंभीरता से लेना होगा, और राइट, अगर लग रहा है कि समस्या है तो डॉक्टर से जल्द चाहे वो आप होम्योपैथी, आयुर्वेदिक या एलोपैथी, डॉक्टर से ज़रूर सलाह मशवरा इस बारे में लेनी चाहिए, क्योंकि वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं पूरी सेहत पर। यहाँ पे मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी कि क्योंकि नॉर्मली जो पेशेंट्स ये सोचते हैं कि हमारे को मेंटल डिसऑर्डर है तो हमें डॉक्टर को जाएंगे तो हमारा कहीं सोशल फैक्टर या जो हमारा एक इम्पैक्ट फैक्टर होता है कि सोशल स्टिग्मा जब हम इसको बोलते हैं कि वो उसको मेंटल डिसऑर्डर हो गया, तो आजकल लोग भी अवेयर हैं और डॉक्टर्स भी अवेयर हैं, और सोशल मेंटल जो डॉक्टर्स के पास जाना, दिस इज नॉट अ सोशल स्टिग्मा एंड इट इज अ नीड ऑफ द टुडे, बिकॉज आजकल स्ट्रेस फैक्टर इतना ज़्यादा हो गया है जिसकी वजह से पेशेंट्स को बहुत सारी डिजीजेस का सामना करना पड़ रहा है, जैसे शिज़ोफ्रेनिया, एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स, या बच्चों में भी बहुत सारा, क्योंकि बच्चे जो आजकल कंपैरिजन करते हैं अपने दूसरे बच्चों के साथ में, उसकी वजह से भी बहुत सारी डिजीजेस उनके अंदर पैदा हो जाती है। तो इन सब का निदान करना बहुत ज़रूरी है इनिशियल स्टेजेस में, जिससे कि आगे जाके ये प्रिवेंशन की तरफ स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स इनको नहीं ना हो। बिल्कुल। डॉक्टर मतेड़, आपने बताया कि खान पान के ज़रिए कैसे जो हम दिल की सेहत है उसको अच्छा रखें। आपने रिफाइंड ऑयल बताया कि नहीं खाना चाहिए, सरसों के तेल के बारे में बताया, और एक जो मैं आंकड़ा पढ़ रही थी उसमें था कि 187 देशों की जनसंख्या पर अध्ययन किया गया, उसमें पता लगा कि 17 लाख जो मौतें होती हैं वो भोजन में ज़्यादा नमक के कारण हुई। तो किचन में ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो स्वाद, मैं कहूँ कि स्वाद को पीछे रखकर और बिल्कुल ही बंद या कम कर देनी चाहिए, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आज से ही अपनाएं लोग? आपने बहुत सही कहा मैडम। एक्चुअली क्या है, जो नमक है ना, नमक के कारण सबसे मेन जो इसका एक प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है वो है हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक के लिए, और नमक की मात्रा थोड़ी सी भी ज़्यादा हो जाए तो वो हाइपरटेंशन के लिए मेन कारण है। तो हम सामान्य नमक के जगह पर
अगर हम सेंधा नमक या जिसे रॉक साल्ट कहते हैं उसका उपयोग किचन में किया जाए तो भी हम काफ़ी हद तक इसको कंट्रोल करते हैं। इसी के साथ में मैंने जैसे कहा कि इंडियन किचन अपने आप में एक बहुत बड़ी फार्मेसी है जिसको पूरी वर्ल्ड अभी मान चुका है, और आयुष के कारण ये पूरी वर्ल्ड में अप टू WHO हर लेवल पे इसकी रिकग्निशन आ चुकी है। जैसे मैंने कहा कि अपने किचन में जो पहले 7 खाने का एक डब्बा रहता था किचन में, और उसमें हींग, जीरा, अजवाइन, मेथी, और इसी के साथ में जो छोंक लगाते थे हम लहसुन और अदरक और हल्दी, ये जो चीज़ें हैं, ये 7 चीज़ें अगर अपने किचन में नियमित स्वरूप में अपनी किचन का किसी भी खाना जो बन रहा है उसका हिस्सा होना चाहिए। और इसी के साथ में जो तेल हम यूज़ करते हैं वो रिफाइंड टोटली स्टॉप करना है अपने को। उसके जगह पर कच्ची घानी का तेल और विशेष कर तिल का तेल और नहीं तो सरसों का तेल, इसे हमें लेना है। इसी के साथ में कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें चल रही थी कि जो फिटनेस है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा अवगत करना चाहूँगा। जैसे कि मेरे कलीग्स ने भी बताया, फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल फिटनेस दोनों ही, इसके साथ में सोशली भी फिट होना, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण बात है। फिजिकल फिटनेस के बारे में एक कॉलर विजय बोल के जो पुणे से कह रहे थे कि भाई मैं बहुत अच्छा एक्सरसाइज करता हूँ। अभी हमने रिसेंटली विद इन 1 ईयर की बात कहते हैं तो 3 सेलिब्रिटीज विच वर इन द एज ग्रुप ऑफ 40+ तो उनकी डेथ हुई। तो आयुर्वेद एक सिद्धांत कहता है जो फिजिकल एक्सरसाइज करना है, व्यायाम करना है, उसके लिए एक सूत्र दिया गया, अर्धशक्ति भी निशे वस्तु बलि भी स्निग्ध भोजी भी शीतकाले वसंते च मंदमेव ततो अन्यदा। इसका मतलब इतना है कि व्यायाम करना तो है फिजिकल, जैसे मैडम ने कहा पहले अपना TMT टेस्ट कराना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिम जिस तरह से चल रहा है बहुत ही उपयोगी चीज़ है, लेकिन हर व्यक्ति की रिक्वायरमेंट अलग अलग है, हर व्यक्ति का स्टेमिना अलग है। उसी के परिप्रेक्ष्य में आदमी को व्यायाम करना चाहिए, प्रिफरेबली एरोबिक एक्सरसाइज में ज़्यादा जोर देना चाहिए। इसके साथ में योगिक एक्सरसाइज वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और मेंटल फिटनेस सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जो हृदय है वो मन का भी स्थान है। अगर हम मेंटली वीक हो जाएंगे, जो आज के समय में बहुत ही कॉमन इवन टीनेजर्स में देखा जा रहा है, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन से चालू हो रहा है स्ट्रेस, तो मानसिक संतुलन, चिंता, तनाव मुक्त जीवन जीने की हमें आदत बनानी चाहिए। और उसके साथ में सामाजिक स्वास्थ्य, सोशल हैप्पीनेस, सोशल गेट टुगेदर एंड एक रिक्रिएटिव लाइफस्टाइल, ये सारी चीज़ें अगर जब हम अपनाते हैं तो मुझे लगता है कि हम हार्ट डिसीज़, नॉट ओनली द हार्ट डिसीज़ बट डायबिटीज़, ओबेसिटी एंड हाइपरटेंशन जो इसके मूल कारण हैं, उसको भी काफ़ी हद तक हम प्रिवेंट कर सकते हैं। आपने सोशल होने की बात कही, बहुत बड़ी बात है। सोशल मीडिया पे तो हम स्माइल करते हुए फोटो लगा देते हैं, लेकिन आपस में बैठकर कितना बातें कर रहे हैं, हालचाल पूछ रहे हैं, हंस रहे हंसा रहे हैं, वो पूरी सेहत पर और दिल की सेहत पर भी खास तौर से असर डालता है। 2 कॉलर और जुड़े हुए हैं। मोनम ने हमें उत्तर प्रदेश से कॉल किया और किरण ने महाराष्ट्र से कॉल किया है। मोना, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं पहले। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे हार्ट की जो मिट्रल वाल्व है वो थिकनेस उसकी बढ़ गई है, डोम शेप्ड हो गई है, तो उसके लिए मुझे क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए और क्या कितनी डेंजरस आगे के लिए हो सकती है? ठीक है किरण, आप भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। सर, मैं किरण भड़ंग अकोला महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। कुछ लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, तो क्या इससे दिल की बीमारी हो सकती है और इस समस्या से छुटकारा कैसे पाए? ठीक है किरण, पहले मोना के सवाल का जवाब ले लेते हैं। डॉक्टर मनोजा। मोना, आपने बताया कि आपका माइट्रल वाल्व थिक हो गया है, डोम शेप्ड हो गया है, तो ये एक इनकम्प्लीट रिपोर्ट है मेरे लिए। एक तो आपका एज ग्रुप मुझे मालूम नहीं। मुझे ना एक इंजेक्शन लगता है पेनिसिलिन का। ओके, सो आपको बचपन में मोस्ट लाइकली रोमैटिक फीवर हुआ होगा, जिसके कारण आपको रोमैटिक हार्ट डिजीज़ है और उसमें आपका माइट्रल वाल्व इन्वॉल्वमेंट है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वाल्व में नैरोइंग, इसमें 2 ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो वाल्व जो है नैरो हो सकता है जिसको हम लोग माइट्रल स्टेनोसिस कहते हैं, या इसमें लीकेज आ सकती है जिसको माइट्रल रीगर्जिटेशन कहते हैं। अभी सिर्फ थिक हुआ है जो मुझे जानकारी लग रही है, इसमें ना तो नैरोइंग है ना इसमें लीकेज है, इसलिए आपको प्रोफाइलैक्सिस के लिए पेनिसिलिन का इंजेक्शन दिया जा रहा है जो आपको 40 वर्ष की उम्र तक लेना पड़ेगा और एवरी 21 डेज ये इंट्रामस्कुलर लगता है। इससे आपका जो डिट्यूरेशन ऑफ वाल्व है, ये नॉर्मली क्या होता है कि अगर रोमैटिक हार्ट डिजीज़ हमको हो गया है और माइट्रल वाल्व थिक है तो विद एज ये इसमें डिजीज़ डेवलप हो सकता है। इसी की प्रिवेंशन के लिए पेनाडोल ले रहे हैं, और अगर इस टाइम माइट्रल स्टेनोसिस या रीगर्जिटेशन नहीं है तो एवरी 3 years एटलीस्ट यू शुड गेट एन एकोकार्डियोग्राम। एको करके आपको मालूम हो जाएगा कि डिजीज़ प्रोग्रेशन किस तरफ जा रहा है। अच्छा लाइफस्टाइल रखिए, अच्छा खान पान रखिए,
बिल्कुल स्ट्रेस मत करिए और पेनिड्यूरा जो है नियम से लेते रहिए और कार्डियोलॉजिस्ट को वंस इन अ ईयर ज़रूर कंसल्ट करिए ताकि आपका डिजीज़ प्रोग्रेशन जो है स्लो डाउन हो जाए। डॉक्टर ओबरॉय, हम स्ट्रेस की, मेंटल हेल्थ की लगातार बात कर रहे हैं और ओवर थिंकिंग को लेकर भी थी। मुझे लग रहा है कि शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो ओवर थिंकिंग नहीं करता होगा, तो ये कैसे धीरे धीरे बड़े स्ट्रेस की तरफ जा सकता है? अगर संक्षेप में आप बताएं, समय बस पूरा हो रहा है। जब हम ओवर थिंकिंग की बात करते हैं, और आपने भी कहा कि हर व्यक्ति ही आजकल ओवर थिंकिंग करता है, इसका जो प्रिवेंशन है या इसका जो ट्रीटमेंट है, बेसिकली हम अपने आप को थोड़ा सा मेडिटेशन की तरफ इसमें जाएं, योग की तरफ जाएं, और साथ के साथ में हम जो किसी भी जो होम्योपैथिक फिजिशियन है या किसी भी जहाँ पे आपको विश्वास है वहाँ पे आप जाके अपना इलाज भी करा सकते हैं। क्योंकि जब हम ये पूरे सिम्टम्स को लेके, बिकॉज एज सच दिस इज नॉट ए डिजीज बट इट कैन कॉज फर्दर डिजीजेस, जिससे कि इसकी वजह से आगे आने वाले समय में उनको हार्ट डिजीज, डायबिटीज या स्ट्रेस रिलेटेड IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का भी ऐसा फैक्टर होते हैं, जो कि ये स्ट्रेस की वजह से बहुत सारी डिजीजेस पनपती हैं और स्ट्रेस इज अ मेजर कॉज ऑफ मेनी ऑफ द डिजीजेस। तो इस वजह से अगर स्ट्रेस को इसी अवस्था में ठीक कर लिया जाए, सिम्टम्स को लेके जो भी सिम्टम्स उनके होंगे, तो उसमें इनका बाकी आने वाली डिजीजेस का निदान हो जाएगा। बिल्कुल। डॉक्टर मनोजा, आखिर में मैं आपसे जानना चाहूँगी, मान लीजिए घर में किसी को कोई माइनर अटैक या मेजर अटैक आया है, कैसे पहचाने कि ये हार्ट अटैक है और व्यक्ति क्या कर सकता है, परिवार वाला व्यक्ति, जब तक डॉक्टर की पहुंच ना हो तब तक? एक तो होता है कि पेशेंट को ऑलरेडी डिजीज़ नोन है कि इनको BP शुगर है और हार्ट की इलाज ऑलरेडी चल रहा है, तो सिनेरियो डिफरेंट होता है। बट फर्स्ट टाइम किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो ये गैस्ट्रिक सिम्टम्स बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं, तो इसको बहुत लाइटली नहीं लेना चाहिए। स्पेशली अगर आपको पेशेंट को डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, स्मोकिंग है, पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री है, तो इसको आपको इम्पॉर्टेंस देनी है और सिर्फ इनो सॉल्ट लेके और सुबह डॉक्टर के पास चले जाएंगे, वो नहीं करना है। जो कार्डियक प्रॉब्लम होती है पेशेंट को, वो चेहरे पे ही नज़र आ जाता है कि एक पेशेंट को भी फीलिंग ऑफ इम्पेंडिंग डूम, उसको समझ में आ जाता है कि ज़रूर कुछ मेजर प्रॉब्लम हुई है। ज़्यादातर लोगों में ये सिम्टम्स आ जाते हैं। और जो चेस्ट पेन होती है वो जनरली हार्ट के बीचों बीच होती है और वो रेडिएट कर सकती है जॉ पे, आर्म पे, और पेशेंट को बहुत स्वेटिंग हो सकती है, जिसको कोल्ड स्वेट्स या ठंडे पसीने भी लोग कहते हैं, और बहुत ही सिक फीलिंग होती है। तो ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स जैसे ब्लड प्रेशर मशीन या शुगर का मशीन ये घर पे है, तो इनको चेक कर लें कि BP बहुत हाई है या लो है, वो भी एक इंडिकेशन हो सकता है हॉस्पिटल जाने का। हार्ट रेट बहुत हाई है या लो है, वो भी एक अलार्मिंग साइन हो सकता है। शुगर बहुत ज़्यादा है, वो भी इम्पॉर्टेंट है। और अगर पेशेंट नॉन कार्डियक पेशेंट है कि उसको हार्ट की बीमारी ऑलरेडी है, तो घर में जनरली हम लोग पेशेंट्स को कहते हैं कि सॉर्बिट्रेट की टैबलेट घर में रख लें, तो उसको ज़बान के नीचे रखा जा सकता है। एस्पिरिन च्यूएबल आप उसको 150 मिलीग्राम चबा के खाने को कह सकते हैं। और फिर कोशिश करें कि इमीडिएटली कहीं ना कहीं ECG का अरेंजमेंट हो जाए और पेशेंट को नियरेस्ट हॉस्पिटल में मूव कर लेना ही बेटर रहता है। बहुत ज़्यादा इसमें समय को वेस्ट करना समझदारी नहीं है। और सिम्टम्स को जज करते हुए अगर आप देख रहे हैं कि BP कैसा है, शुगर बढ़ा हुआ है, तो इमीडिएटली आई थिंक मेडिकल एड लेना इज वेरी इंपॉर्टेंट। टू ऐड टू व्हाट डॉक्टर साहब यू हैव सेड, मैम, इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है। आजकल हम एक CPR थेरेपी करते हैं पेशेंट्स को। जब हमें लगता है कि पेशेंट को हार्ट अटैक में है, तो पेशेंट को उसका रिड्यूस करने के लिए इमीडिएटली बिफोर द एम्बुलेंस और डॉक्टर कम्स, तो CPR थेरेपी की जो हम अगर इसको पेशेंट्स को देंगे तो उसमें कुछ हद तक पेशेंट इम्प्रूव कर जाता है। और इसका टेक्निक जो है, इट इज़ अ वेरी सिंपल एंड इट इज़ बीइंग टॉट to every normal person in the home, and it is available in the website also how to do this CPR therapy. CPR therapy is very important. जानकारी ली जा सकती है। और अगर मान लीजिए, जैसे डॉक्टर मनोज ने भी कहा कि अगर फैमिली में हिस्ट्री है या किसी को पहले से परेशानी है, तो इस बारे में परिवार में जानकारी होना और आमतौर पर भी इसको लेकर जागरूक होना काफ़ी ज़रूरी है। फिलहाल इस अंक का समय ये पूरा हो गया है। डॉक्टर मनोज आपका, डॉक्टर भत्तेड़ा आपका और डॉक्टर ओबरॉय, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया आयुष्मान भव में हमारे साथ शामिल होने के लिए। तो देखा आपने कि दिल की सेहत को सही बनाए रखना हमारे अपने हाथ में ही है। हृदय स्वास्थ्य के लिए अच्छी जीवन शैली के साथ ज़रूरी है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और तनाव ना लीजिए। दिनचर्या को एक तरह से नियमित बनाइए, खान पान का ध्यान रखिए और सेहत रहेगी, और खासकर दिल की सेहत भी रहेगी बिल्कुल दुरुस्त। इसी के साथ आयुष्मान भव में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में हम योग दिवस से पहले बात करेंगे योग के जरिए सेहत को दुरुस्त रखने की।
तो अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।